नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद यादव, अतिथि व्याख्याता, भूगोल विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। आज हमारे अध्ययन का शीर्षक रहेगा राजनीति भूगोल का एक महत्वपूर्ण बिंदु, युद्ध की भू राजनीति तथा विश्व के तनावग्रस्त क्षेत्र। इस शीर्षक के तहत हम बारी बारी निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उन बिंदुओं का उल्लेख इस प्रकार है। पहला बिंदु, भू राजनीति की संकल्पना। दूसरा, भू राजनीति की संकल्पना का ऐतिहासिक संदर्भ। तीसरा, बदलते दौर में विश्व की भू राजनीतिक परिदृश्य। चौथा, विश्व के तनावग्रस्त क्षेत्र। और अंतिम बिंदु होगा सारांश अर्थात कंक्लूजन। बात करते हैं हम भू राजनीति की संकल्पना क्या है। भू राजनीति की संकल्पना वह विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक और मानव संबंधों का अध्ययन भू सामरिक स्तर पर किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम विश्व की राजनीतिक परिदृश्य का वैश्विक स्तर पर अध्ययन करते हैं तो उसे भू राजनीति विज्ञान कहा जाता है। दूसरा बिंदु, ऐतिहासिक संदर्भ में भू राजनीति की संकल्पना। भू राजनीति विचारधारा का विकास भूगोल में फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक पॉलिटिक्स जियोग्राफी 1897 से मानी जाती है। भूगोल में यह माना जाता है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात वैश्विक स्तर पर भू राजनीति विचारधारा का विकास हुआ, परंतु भू राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वीडन के भूगोलवेत्ता जेलेन ने किया। इसी दौरान जर्मनी के एक अन्य भूगोलवेत्ता कार्ल हाउसहोफर, जिन्होंने अपनी पत्रिका जेइस क्राफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक्स 1924 प्रकाशित की। इस पत्रिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घटी विश्व की भू सामरिक घटनाओं को उन्होंने लिखा और प्रकाशित कराया। कार्ल हाउसहोफर जर्मनी के एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी थे। जिस समय जर्मनी में 1930 के समय हिटलर की सत्ता थी, उस समय हिटलर की सत्ता में कार्ल हाउसहोफर सैन्य अधिकारी की सेवा में कार्यरत थे और उनको सैन्य अधिकारी के तौर पर जापान भेजा गया था। उस पर उन्होंने जापान
की यात्रा वृत्तांत नामक एक पुस्तक भी लिखी थी और उन्होंने बताया था कि जापान की सेना उत्तम तकनीक एवं विकसित तकनीक के कारण दुनिया की सर्वोच्च सेनाओं में से एक है। अगला विद्वान हेलफोर्ड जॉन मैकिंडर। हेलफोर्ड जॉन मैकिंडर ब्रिटेन के एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने विश्व की भू राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की। उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक 1904 में जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास की भौगोलिक धुराग्र नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने स्टेपी क्षेत्र की भूमि को धुरी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया, जबकि उसके आउटर एरिया को या परिधि क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया और इस आधार पर उन्होंने हृदय स्थल की संकल्पना प्रतिपादित की। 1919 में मैकिंडर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी प्रकाशित हुई, जिसमें विश्व के प्रजातांत्रिक गणराज्यों का उल्लेख किया और अपने धुरी क्षेत्र की परिकल्पना में परिमार्जन करते हुए धुरी क्षेत्र में पूर्वी यूरोप को भी सम्मिलित किया। अतः उपर्युक्त विद्वानों के विवरण से यह बात स्पष्ट होती है कि भू राजनीति विचारधारा का एक अपना इतिहास है। नेक्स्ट बिंदु, विश्व के तनावग्रस्त क्षेत्र। हमने विश्व के तनावग्रस्त क्षेत्रों को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया है। पहला महाद्वीपीय भाग और दूसरा महासागरीय भाग। दोनों भागों का विवरण हम बारी बारी से रखेंगे। देखेंगे हम महाद्वीपीय भाग के अंतर्गत एशिया महाद्वीप के तनावग्रस्त क्षेत्र, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण एशिया के क्षेत्र जिसमें गोलन हाइट्स पहले सीरिया के पास था, लेकिन 1967 में अरब इजराइल युद्ध में अरबों की पराजय हुई और गोलन हाइट्स की पहाड़ियां इजराइल के अधीन हो गई। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र वेस्ट बैंक गाजा पट्टी, यह क्षेत्र भी पूर्व में फलस्तीन के पास था अर्थात पैलेस्टाइन। वर्तमान में यह क्षेत्र इजराइल के पास है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जो विश्व में नगर के रूप में विख्यात है, जेरूसलम वर्तमान में इजराइल की राजधानी है, लेकिन समय समय पर जेरूसलम को इजराइल के अंडर होने के कारण विश्व के अन्य राष्ट्र इसका विरोध करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जेरूसलम विश्व के 3 धर्मों का केंद्र है, जिसमें यहूदी, ईसाई एवं मुस्लिम। इसलिए इन तीनों धर्मों के लोगों का कहना है कि इजराइल को एक पवित्र भूमि के रूप में
रहने दिया जाए, वहां किसी का राजधानी अथवा किसी का प्रशासनिक अथवा राजनीतिक अधिकार न हो। दूसरा हम दक्षिण एशिया के अंतर्गत देखेंगे। दक्षिण एशिया के तनावग्रस्त क्षेत्र, दक्षिण एशिया में जम्मू कश्मीर जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनावग्रस्त क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र इसी भाग में सिंध बलूचिस्तान का इलाका, जहां पर बलूचिस्तान के लोगों द्वारा एक अलग प्रांत की मांग की जाती है। नेक्स्ट हम दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार एक महत्वपूर्ण देश है, जहां पर राखाइन प्रांत के अंतर्गत रोहिंग्या मुसलमान की शरणार्थी की समस्या एक महत्वपूर्ण वैश्विक समस्या है, जिससे इसे हम तनावग्रस्त क्षेत्र के रूप में उल्लेखित कर सकते हैं। दूसरा इलाका दक्षिण पूर्वी एशिया में हांगकांग। हांगकांग में 2018 से लेकर 2020 के दौरान प्रजातांत्रिक आंदोलन हुए हैं। वहां के लोग प्रजातंत्र या लोकतंत्र को लेकर या अपने को स्वतंत्र घोषित करने को लेकर सड़कों पर आए दिनों दिखते हैं और छाता के द्वारा या छाता अपने हाथ में लेकर आंदोलन करते हैं, जिसे वहां के लोग या वैश्विक स्तर पर इसे छाता आंदोलन के रूप में जाना गया है। अगला महाद्वीप यूरोप की बात करें कि यूरोप में कौन से क्षेत्र हैं जो वर्तमान में तनावग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्रीमिया विवाद है, जो रूस और यूक्रेन दोनों देशों में आपसी लड़ाई का एक बड़ा कारण है। बात करें हम उत्तर अमेरिका में तो उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मैक्सिको की सीमा पर एक दीवार बनाया जा रहा है। यह कार्य बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद जब यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में आए तो उन्होंने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए मैक्सिको पर यूएसए दीवार बनाने का निर्णय लिया। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो क्यूबा और यूएसए का टकराव आज नहीं बल्कि पिछले 30 से 40 वर्षों के बीच देखा गया है। अर्थात क्यूबा के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हुआ करते थे फिदेल कास्त्रो, और फिदेल कास्त्रो हमेशा अपने देश में सभी चीज़ों की उपज पर्याप्त मात्रा में करते थे और वैश्विक स्तर पर उन्हें अन्य देशों से आयात की ज़रूरत पड़ती थी तो वे रूस, भारत, चीन से सहायता लेते थे, क्योंकि क्यूबा एक साम्यवादी राष्ट्र है और यूएसए एक पूंजीवादी राष्ट्र है। इन दोनों विचारधारा में आपसी मेल मिलाप नहीं होने के कारण क्यूबा हमेशा से यूएसए का प्रतिरोध ही रहा है, अर्थात विरोध ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्षेत्र एक तनावग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट बिंदु में महासागरीय भाग के तनावग्रस्त क्षेत्रों की बात करें तो महासागरीय भाग में वैश्विक स्तर पर प्रशांत महासागर में दक्षिणी चीन सागर एक विवादास्पद क्षेत्र है। संपूर्ण दक्षिणी चीन सागर में चीन अपना अधिकार जताता है, परंतु दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र वियतनाम, फिलिस्तीन, लाओस तथा आसपास के समीपवर्ती कंट्री चीन का विरोध करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि इस सागर पर चीन का एकाधिकार न होकर सभी देशों का, जो समीपवर्ती देश हैं, उनका अधिकार है। दक्षिणी चीन सागर में स्प्राटली द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना रहता है, जो बीच बीच में अखबार, पत्र पत्रिकाओं एवं टीवी न्यूज पर आता है। अगला हम बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर में द्वीपों को लेकर देशों में आपसी विवाद होता है। जैसे कनारी द्वीप पर स्पेन और पुर्तगाल दोनों अपना अधिकार जताना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में यह द्वीप स्पेन के एकाधिकार में है। ठीक इसी प्रकार हिंद महासागर में कुछ द्वीपों की बात करें तो हिंद महासागर में फ्रांस के अंतर्गत रेयूनियन द्वीप है, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों अपना मानते हैं, परंतु वर्तमान में फ्रांस के एकाधिकार में है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण द्वीप डियागो गार्सिया है। डियागो गार्सिया वर्तमान में फ्रांस के एकाधिकार में है, परंतु अन्य देश अर्थात यूके इसका विरोध करता है। सारांश रूप में यदि इस टॉपिक की चर्चा करें तो हम पाएंगे कि भू राजनीति की संकल्पना वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण संकल्पना है और यह प्रासंगिक है। इस विचारधारा को कई विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से व्याख्या किया है, परंतु हम कह सकते हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार इस विचारधारा की व्याख्या अलग अलग तरीके से हो सकती है। उपयुक्त अध्ययन से यह बात स्पष्ट होता है कि भू राजनीति की संकल्पना वर्तमान वैश्विक संदर्भ में प्रासंगिक है। नेक्स्ट दिन हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।